सत्यशोधक शेतकरी सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड आर.टी. गावित ज्यांनी या संयोजनामध्ये रंजनाताईंच्या बरोबर पुढाकार घेतलेला आहे. ते कॉम्रेड आर.टी. गावित या सत्राचे अध्यक्ष आहेत. तर मी पुणे आणि सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मांडणीला सुरुवात करावी. आवाज येतो ना सगळ्यांना मागे? जी धन्यवाद किशोर जी। मेरे ख्याल से पहले सत्र में ये क्लियर हो गया था कि आज की जो राजनीति सत्य स्थिति में एक तरफ आदिवासियों के अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसी में ये भी जोड़ दूँ आदिवासियों के साथ दलित, महिला, मजदूर और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। ये पहले सत्र में हमने क्लियर किया, उसमें थोड़ा जोड़ रहा हूँ। अब दूसरा सवाल ये है कि मनुस्मृति पर तो मैं बाद में आऊँगा, और मनुस्मृति बाबा साहब ने क्यों जलाई थी, उसमें बहुत अच्छी कविता अभी बताई थी। मनुस्मृति पर हम आएंगे, पर भारतीय संविधान कहाँ से आया? भारतीय संविधान ये देववाणी है क्या? सरल सवाल पूछता हूँ, देववाणी है कि हमारे बीच में से आया? हमारे बीच में से आया। भारतीय संविधान समाज के किसी एक तबके ने बनाया कि सब लोगों ने मिलकर बनाया और बाबा साहब ने उसको लिखा? पहला या दूसरा? दूसरा। यानी हमारे आंदोलन जो चल रहे थे, हमारे आंदोलन के जो सिद्धांत थे, उनको बाबा साहब ने लिपिबद्ध किया, बिल्कुल पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, पूरे दुनिया भर के संविधानों का स्टडी करके। और ये मेरे ख्याल से दुनिया के बहुत संविधानों में सबसे अच्छा है। एक बात पहले क्लियर कर दूं कि मानव समाज में कोई भी चीज़ पूरी परफेक्ट नहीं होती, कहीं कहीं छोटी मोटी कमजोरियां रह जाती हैं, पर मोटे तौर से भारतीय संविधान की जो आधारशिला है वो एकदम सॉलिड है, एकदम मजबूत है। उसको हम विकसित कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, उसमें अगर कोई कमजोरी रहेगी तो उसको दूर कर सकते हैं। तो पहले आप ये समझें, भारतीय संविधान कहाँ से आया, कैसे आया? तो ये मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान आने के पहले थोड़ा सा हम देख लें। पहले यहाँ मोटे तौर पे जो कहा जाता है वो सच नहीं है, फिर भी मैं मोटे तौर पे कहा जाता है तो इसे कह रहा हूँ। पहले मुसलमान राजाओं का राज्य था यहाँ, यस नो? मुसलमान राजाओं ने यहाँ पे शरिया लादा क्या? तो यहाँ मुसलमान है, आपको शरिया फॉलो करना पड़ेगा? नहीं। कानून कौन से चल रहे थे? मनुस्मृति के। मनुस्मृति के कानून चल रहे थे। मुसलमान अपने पर्सनल को निजी लॉ चालू कर रहे थे। संविधान की कल्पना नहीं थी। और वैसे भी जो कानून होते हैं, एक कानून होते हैं पर्सनल कानून, शादी ब्याह तलाक वगैरह वगैरह, और दूसरे होते हैं आपराधिक कानून। आपराधिक कानून में भी देखिए, जो राजा होते थे, राजा के पास कोई लिखित नियम थे क्या कि भाई चोरी किया तो ये करना, मर्डर किया तो ये करना? राजा अपने जजमेंट से हिसाब देता था। कि मैं एक बार वो आपको बताऊं, तो एक बार रायगढ़ के किले में गया था, तो रायगढ़ के किले में मुझे बताया कि वो कॉर्नर पे बताया एक जगह बनी हुई थी, और जहाँ अगर कोई शिवाजी महाराज से धोखा करता था, दगा करता था, तो उसको वो बांध के वहाँ से फेंक देते थे जंगल में। तो ये कानून उस समय राजा की अपनी मर्जी पे होता था। वो भी आपने घटना सुनी होगी, वो जहांगीर नाम का राजा, मुसलमान राजा को भी मैं कोट करूँगा, राजा राजा होते हैं। मैं हिंदू राजा अच्छे, मुसलमान राजा खराब, इस बात पे नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बोलते हैं, मुसलमान राजा अच्छे, हिंदू राजा खराब, ऐसी बात में मैं नहीं जाऊँगा। हर एक राजा ने अपना अपना नियम बनाया था। तो जहांगीर की आपने अपने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि जहांगीर के दरबार में बाहर एक घंटी की रस्सी बंधी हुई थी। किसी को न्याय चाहिए होता था तो जाके वो घंटी बजाता था, तो जहांगीर आता था और उसको इंसाफ देता था। यानी उस समय कानून को लिपिबद्ध नहीं किया गया था। ये कानून को लिपिबद्ध करना, कानून का बनाना, संविधानों का आना, ये आधुनिक राष्ट्र की प्रक्रिया है। ये बात क्लियर हो गई? ये क्यों मैं क्लियर कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है जो आज की सबसे खतरनाक राजनीति है, कौन सी वाली? जरा आप भी बोलो ना, कौन सी राजनीति सबसे खतरनाक है? समझ गए? फैसिस्ट राजनीति।
संगठन उसका कौन सा सबसे बड़ा है? वो क्या कहते हैं, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, अनादिकाल से, ठीक है। अब उसमें कौन से कानून थे, कौन से मनुस्मृति के सिवा हम दूसरे कानूनों को नहीं जानते जो उस समय लागू होते हैं। तो संविधान बनने की प्रक्रिया दोस्तों ये राजाशाही में नहीं हुई। संविधान बनाने की प्रक्रिया ये आधुनिक राज्य व्यवस्था के साथ आई, दुनिया के अलग अलग देशों में आई। जैसे जहाँ भी औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्री आई, मॉडर्न एजुकेशन आया, मॉडर्न एजुकेशन के साथ दूसरी चीज़ें आई, तो उसके साथ एक ज्ञान की व्यवस्था का भी विकास हुआ। और दूसरा एक बात मेरी सुनिए आप, मानव समाज में विचारों में प्रगति होती रहती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मानव समाज के विचारों में प्रगति होती रहती है। 3000 पहले जो हमारे विचार थे और आज जो विचार हैं उसमें हमने काफ़ी अलग लंबी छलांग लगाई है। ये क्यों कह रहा हूँ, कोई लोग आज भी हमको बताते हैं अरे पुराने समय के जो नियम थे ना बहुत अच्छे थे, पुरातन मूल्य, सनातन मूल्य जगत से चले आ रहे हैं, उस पर चलना चाहिए। ये भी जरा ख्याल कीजिएगा कि हमारे विरोध में कौन कौन खड़े हैं। खैर, यहाँ भारतीय संविधान आना जो हुआ उसकी शुरुआत, उसके बीज जो डाले गए वो अंग्रेजों के आने के बाद डाले गए। कैसे डाले गए? तो पहले तो ये बताइए कि थोड़ा सा आपसे मैं सवाल भी पूछता हूँ, बुरा मत मानिएगा। ये बताइए अंग्रेज लोग भारत में क्यों आए? व्यापार के लिए। वेरी गुड। व्यापार करके रुक गए क्या भैया हमारा व्यापार, हमको प्रॉफिट हो गया, बैलेंस शीट अच्छी है, हम घर जा रहे हैं, ऐसा किया क्या? नहीं। क्या किया फिर उन्होंने? राज किया। राज करने के बाद क्या किया? हमारा शोषण किया। भारत की संपत्ति को लूट के कौन ले गया? ब्रिटिश लोग ले गए। मुसलमान राजा यहाँ की संपत्ति को लूट के ले गए थे क्या? अकबर से लेके, बाबर से लेके, औरंगजेब से लेके, जिनको हम सब लोगों को गालियाँ देते हैं, क्यों देते हैं वो मुझे भी नहीं समझता, पर वो यहाँ की संपत्ति लूट कर कहीं नहीं ले गए। उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने वाला बाहर था क्या? काबुल में, कंधार में, मक्का में, मदीना में वो बाबर को बोल रहा था अरे ऐसा करो, ऐसा ये करो। बाबर अपनी मर्जी से करता था, औरंगजेब अपनी मर्जी से करता था। क्लियर? तो इसमें एक सवाल मैं इम्पोर्टेंट इसलिए पूछता हूँ कि हमारी गुलामी कब चालू होती है, देश की गुलामी कब चालू होती है? देश की गुलामी के दो मानदंड होते हैं, दो मानदंड। पहला, देश की सत्ता को बाहर से चलाया जाता है। दूसरा, देश की संपत्ति को लूटकर बाहर ले जाते हैं। तो बताइए आप, हमारे देश की गुलामी कब चालू होती है? अंग्रेजों के आने के बाद या मुसलमान राजाओं के साथ? अंग्रेजों के आने के बाद। आपने बहुत अच्छी बात बोली, तो मैं आपको वो अपनी वो बड़ी एक्टर है ना कंगना रनौत, उसको बोलूँगा आपसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बोलती है अरे हमको आज़ादी तो 2014 में मिली। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया तब से, और मेरे को समझ में नहीं आता बाबा उसको क्या जवाब देना। मेरे को तो उसका जवाब देने की आइडिया नहीं है। और वो इतनी बड़ी एक्टर है, वो लकड़ी के घोड़े पे बैठ के रानी लक्ष्मीबाई की एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। आप में से कई लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका जवाब देना मेरे से तो होता नहीं, पर आपने अच्छा जवाब दे दिया कि भाई देश की गुलामी कब होती है? जब देश का प्रशासन बाहर से चले। देश की गुलामी तब होती है जब देश की संपत्ति लेकर बाहर ला जाते हैं। ठीक है, अब अंग्रेज यहाँ आए और अंग्रेजों के राज में सभी कुछ खराब नहीं था। अब देखिए, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बुरा क्या? यहाँ का शोषण किया। बुरा क्या? वो यहाँ का अनाज भी लूट कर ले गए और उसके कारण भारत में अकाल दुष्काल होने लग गए। तीसरा, आपको पता होगा हमारे यहाँ अनाज अच्छा होता था, तो उन्होंने बोला ये अनाज उत्पादन मत करो, जूट का उत्पादन करो, नील का उत्पादन करो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, हमको वहाँ चाहिए, इसलिए नील का उत्पादन करो, जूट का उत्पादन करो। तो अन्न का उत्पादन क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, अकाल होगा। तो भारत जैसे खुशहाल देश में अकाल होने की शुरुआत ज्यादातर क्यों हुई? अंग्रेजों के आने के बाद। तो मैं मिला जुला पिक्चर देता हूँ, काला सफेद दोनों मिला के बताता हूँ। एक तरफ ये होगा, दूसरी तरफ अंग्रेजों को खुद के स्वार्थ के लिए और समय के साथ उन्होंने कुछ परिवर्तन लाए। ये परिवर्तन में भी आप मेरी मदद करना, परिवर्तन कैसे आइए जरा बताइएगा, ठीक है?
अपन नंदुरबार में है ना, नंदुरबार में अच्छा क्या होता है? कौन सी चीज है जो मैं यहाँ से बम्बई ले जाऊँ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए? मैंने आपको इशारा भी दे दिया, मुझे कुछ ले जाना है यहाँ से, क्या ले जाऊँ? चलिए ठीक है। अब अंग्रेज भी यहाँ से संपत्ति ले जा रहे थे, उनको कहाँ ले जा रहा था? मैं तो अपनी पत्नी के पास ले जाकर उसको थोड़ा खुश करूंगा। अंग्रेजों को क्या करना था? संपत्ति लेके कहाँ ले जाना था? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कैसे ले जाएंगे वो? मैं तो यहाँ से ट्रेन में बैठ के बम्बई पहुंच जाऊंगा, पर अंग्रेज क्या करेंगे? बम्बई से आगे कहाँ ले जाएंगे? लंदन। तो अंग्रेजों के आने के पहले नंदुरबार से बॉम्बे सामान कौन सी गाड़ी से जाता था, जो बेचारी बहुत गरीब गाड़ी है? बैलगाड़ी। जो लोगों को बैलगाड़ी भूल गए, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, अपनी बेचारी इतनी अच्छी बैलगाड़ी, लोग उसको भी भूल गए। ठीक है, अंग्रेज में बैलगाड़ी थी, अंग्रेज बोले ये क्या बैलगाड़ी है, कब नंदुरबार से निकलेगी, कब बॉम्बे जाएगी, छोड़ो इसको, अपन रेलगाड़ी लाते। वेरी गुड, रेलगाड़ी। तो पहला परिवर्तन याद रखिए, रेल क्या? फिर अंग्रेज वॉइस रॉय रहता था कलकत्ता में, पहले कलकत्ता में रहता था, आजकल उसको कोलकाता बोलते हैं। तो उसको अपने ऑफिसर्स को लेटर्स भेजना रहता था। उसके ऑफिसर्स कहाँ हैं? त्रिवेंद्रम में भी है, श्रीनगर में भी है, गुजरात में भी है, नंदुरबार में भी है। तो बताइए अंग्रेजों के आने के पहले लेटर्स कौन ले जाता था? कबूतर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। पर आपको एक बात बता दूं, कबूतर बड़े सेलेक्टिव थे। कबूतर जनरली लव लेटर्स ले जाते थे, फालतू लेटर्स नहीं थे। अंग्रेजों ने बोला अपने को तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स भेजना है, तो अंग्रेज क्या किया उन्होंने यहाँ टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, इसको अपन कहेंगे मेल। पहला क्या था? रेल। अब क्या आ गया? मेल। तीसरा उन्होंने आधुनिक शिक्षा, वेरी गुड। आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था, जुडिशरी। और जुडिशरी जब किसी को सजा देती है तो कहाँ भेजती है? जी, वेरी गुड। तो तीन परिवर्तन कौन से आ गए? रेल, मेल और जेल। अब इसी के साथ समाज में तीन नए वर्ग ऊपर आए। मेरे बॉडी को भी देखिएगा, तीन नए वर्ग ऊपर आए। ये कौन वर्ग थे? एक थे व्यापारी उद्योगपति, जिन्होंने इंडस्ट्रीज डाली, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया। मैंने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, आप बोलेंगे मेरे को पता ही नहीं। मेरे को पता है, अडानी अंबानी उस समय नहीं थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग था। ठीक है, अब इन्होंने फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर कहाँ से आएंगे? गाँव से आएंगे। कई आदिवासियों में से भी मजदूर बने। दूसरा वर्ग आया मजदूर वर्ग। और तीसरा वर्ग जो आया, आधुनिक शिक्षा के कारण आया आधुनिक शिक्षित वर्ग, जो क्लर्क बना, बाद में ऑफिसर बना, जो जजेस बने, जेल के ऑफिसर्स बने। ये तीन ग्रुप ऊपर आए, तीन वर्ग ऊपर आए। ये क्लियर हो गया? अब ये जब वर्ग बन रहे हैं, समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, दो और परिवर्तन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट परिवर्तन। अंग्रेज मॉडर्न एजुकेशन लाए। पुराने समय में मनुस्मृति के राज में शिक्षा का प्रावधान औरतों के लिए था, यस नो? दलितों के लिए था? तो ज्योतिराव फुले, फोटो हमने यहाँ लगाया है, ज्योतिराव फुले ने कहा, दलितों को कहा, धर्म ग्रंथों के पीछे मत पड़ो, आधुनिक शिक्षा को स्वीकार करो, आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करो, ये तुम्हारी मुक्ति का मार्ग होगा। दलितों की गुलामी है ना, गुलामी से मुक्ति कैसे मिलेगी? आधुनिक शिक्षा। और ये इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने ये आधुनिक शिक्षा की बात की, तो ये जो दकियानुसी लोग थे, मनुस्मृति को मानने वाले दकियानुसी पिछड़े वर्ग के लोग, जो आज उस राजनीति को सपोर्ट करते हैं, खाकी चड्डी वाली, उन्होंने बोले ये क्या है, दलितों को शिक्षा दे रहे, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने अफवाह उड़ाई। अफवाह मराठी में क्या बोलते हैं? अफवाह बोलते हैं। अफवाह में ताकत होती है, यस नो? अफवाह दंगे करवाती है। अफवाह गणपति की मूर्ति को दूध भी पिला देती है। तो उन्होंने अफवाह क्या फैलाई? हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। शिक्षा की देवी सरस्वती, अपनी तीन देवियां है ना,
तीन देवियों में से सबसे फेवरेट किसी की लक्ष्मी है, मेरी थोड़ी सी सरस्वती है। तो बोले ये तीन देवियां, ये शिक्षा की देवी सरस्वती शूद्रों के घर जा रही है, वेरी बैड। तो मेरा सवाल आ गया, उनसे तो नहीं पूछ पाया, आपसे पूछता हूँ। कलयुग वो युग है जिसमें शिक्षा दलितों को उपलब्ध है। सतयुग वो युग है, सतयुग वो युग है जब शिक्षा दलितों को उपलब्ध नहीं थी। तो आपको कलयुग चाहिए कि सतयुग चाहिए? आप बोल रहे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरे को दोष मत देना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये तो ज्योतिराव फुले, और ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई उतनी ही क्रांतिकारी। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अब लड़कियों के स्कूल खोले तो फिर वही धर्म के नाम पे अधर्म, धर्म के नाम पे सामाजिक परिवर्तन को रोकना। तो उन्होंने स्कूल खोले। इसके पहले एक बहुत छोटी सी घटना बता दूं। सावित्रीबाई फुले की जो क्लास में पहचान की दोस्त सहेली थी, उसका नाम था फातिमा शेख। लड़कियों के लिए स्कूल खोला। अच्छा किया बुरा किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं तो बोलता बहुत अच्छा किया। पर वही इधर के लोग, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो सावित्रीबाई जब जाती थी तो अपने साथ एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाती थी। क्यों? उनको भी अपने प्राइम मिनिस्टर के जैसे बार बार कपड़े बदलने की आदत थी क्या? फिर क्यों ले जाती थी साड़ी एक्स्ट्रा? लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। उन्होंने कहा ये हमारे धर्म के विरोध में जा रही है महिला, इसको रोको। और उसके बाद महिलाओं की शिक्षा को रोकने के लिए एक और अफवाह फैलाई गई। जरा ख्याल से सुनिएगा, ये अफवाह और भी खतरनाक थी। उन्हें जो स्त्री पढ़ लिख लेगी, जो स्त्री पढ़ लिख लेगी वो जल्दी विधवा हो जाएगी। डर गए? डरो मत, मैं बैठा हूं यहाँ। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, एमबीबीएस डॉक्टर है, 42 साल से मेरे को टॉलरेट कर रही है, इस मिनट तक विधवा नहीं हुई। ठीक है, अफवाह क्यों उड़ाई गई? ताकि स्त्रियां शिक्षा के लिए न जाए। तो ये 5 परिवर्तन याद रखिए। व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग, दलितों के बीच में शिक्षा, औरतों के बीच में शिक्षा, ये आधुनिक भारत की बुनियाद है। इसी में से भारतीय संविधान निकला। मैं इसीलिए डिटेल में बता रहा था। अब पुराने राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, उनको डर लग गया ये हो क्या रहा है। उनको डर लगा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने डर लगा तो उन्होंने ये नहीं, उनकी सत्ता कमजोर होने लग गई। ख्याल कीजिए, जब भी दलित सवर्ण के चंगुल से बाहर होता है, सवर्ण की सत्ता कमजोर होती है। जब भी महिलाएं बराबरी की तरफ जाती हैं, पुरुषवादी संस्कृति कमजोर होती है। तो इधर के जो लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, बड़े चालाकी से उन्होंने, मुसलमान नवाबों ने ये नहीं कहा हमारी सत्ता कमजोर हो रही है। उन्होंने क्या कहा? इस्लाम खतरे में है। और हिंदू राजा क्या बोलेगा? हिंदू धर्म खतरे में है। याद रखिए दोस्तों, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। मैं कौन से धर्म को मानता हूँ? खरा तो एक चीज धर्म जगाला। ये कभी कमजोर होता है? कभी कमजोर नहीं होता। और उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा इस्लाम खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। आजकल भी लोग बोलते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में है कि इन लोगों का पावर खतरे में है? इन लोगों का पावर खतरे में। एनीवे, तो अब ये एक एक्सरसाइज और है, मैं एक्सरसाइजेस बहुत देता हूँ, माफ कीजिएगा उसके लिए। अब इधर के लोगों ने, इधर के लोग यानी कौन से, जो नए वर्ग बन रहे हैं, इधर के लोगों ने कुछ संगठन बनाए, इधर के लोगों ने भी कुछ संगठन बनाए। और ये संगठन के अगर नाम को आप पहचानोगे तो इधर के संगठन जो बने उसी में से भारतीय संविधान निकला। और इधर के जो संगठन बने उन्होंने मनुस्मृति या उसी के टाइप के मूल्यों को लेकर अपना राज्य बनाया। तो इधर के संगठन 3 है। कौन? और 3 में भी एक्सरसाइज है। पहले संगठन के लीडर का नाम मैं अगर कहूं तो वो था शहीद आजम भगत सिंह। संगठन का नाम याद है किसी को? चलिए, कठिन सवाल है तो मैं बता दूं, आप जरा याद रखिए, दोहराइए मेरे साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? ठीक है। दूसरे अपन ने फोटो लगाया भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। सामाजिक परिवर्तन के लिए कितने प्रयत्न किए,
पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और आखिर में उन्होंने कौन सा संगठन बनाया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्या याद रखोगे आप? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब तीसरे संगठन का नाम बताइए। मैं सभी संगठनों से सबकी अच्छी चीजें मैं लेना चाहता हूँ। तीसरे संगठन में 4 लोगों के नाम ले रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था संगठन का? अरे आप करके क्यों पूछते हो? मैं कांग्रेस के लिए वोट थोड़ी मांग रहा हूँ, सिर्फ मैं नाम पूछ रहा हूँ। पूरा नाम क्या है इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम का पैटर्न देखो सिर्फ आप। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें कहीं धर्म का नाम है? किसका नाम है? पूरे देश का। अब इधर से शुरू में केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग, एलीट, सवर्ण उनके साथ ज्वाइन हो गए। और इधर से भी 3 संगठनों के नाम आपको बताता हूँ। 3 संगठनों के नाम। पहले व्यक्ति का नाम, 3 पहले लीडर का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पार्टी का नाम क्या है? मुस्लिम लीग। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और दूसरे व्यक्ति कौन है? वो अपने महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं ना, वीर कुछ ऐसा बोलते हैं। वो जेल में थे कुछ सालों तक, बहुत बार माफी मांगी, माफ कर दो, आपसे मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, छोड़ दो तो आपकी सेवा करूंगा। क्या? सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर छूट कर आए। 1937 में कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा। जिन्ना की पार्टी का नाम क्या है? सावरकर की पार्टी का नाम हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने कौन से राष्ट्र की बात की? मुस्लिम राष्ट्र की बात की। हिंदू महासभा ने कौन से राष्ट्र की बात की? हिंदू राष्ट्र की बात की। और इसी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर एक संविधान बना 1925 में, जो आज का सबसे बड़ा, सबसे पुरातनपंथी, पुराने मूल्यों को डालने वाला संविधान है। अगर नहीं पहचान में आया तो एक हिंट और दे देता हूँ। पहले ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, अभी प्रमोशन हो गया तो फुल पैंट पहनने लगे। क्या नाम है? कौन सा राष्ट्र चाहिए उनको? हिंदू राष्ट्र। मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और इधर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत। इन लोगों ने आधुनिक भारत के बनने में योगदान दिया। अंबेडकर हो, भगत सिंह हो, गांधी हो, आधुनिक भारत को बनने में योगदान दिया। और इसी के संघर्षों से संविधान बना। अब संविधान हवा में से नहीं आया। बाबा साहब यहाँ के संगठनों में बिल्कुल डीपली, गहरे तरीके से जुड़े हुए थे। काला राम मंदिर का आंदोलन, चौदार तालाब का आंदोलन, और वहीं आती है आपकी मनुस्मृति। बाबा साहब जब ये सब कर रहे थे तो बाबा, कल मुझे अविनाश जी ने बराबर याद दिलाया कि मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूं। बाबा साहब जब कर रहे थे तो केवल वो इसके आधार पर नहीं कर रहे कि मेरे आंदोलन में केवल दलित और अछूत रहेंगे। जो सहानुभूति रखने वाले, जुड़ने वाले सवर्ण लोग हैं वो भी उनके साथ थे। राइट रॉन्ग। इससे मनुस्मृति किसके हाथ से जली? सहस्त्रबुद्धे नाम के ब्राह्मण। इसलिए हमको कास्टिस्ट भी नहीं होना चाहिए कि अरे भाई ये राम पुनियानी कौन है, ये तो दलित नहीं है, ये आदिवासी नहीं है, इसको हम अपने बीच में क्यों लाएं। विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोई व्यक्ति अपने विचारों को दलितों से जोड़ता है, आदिवासियों से जोड़ता है, मजदूरों से जोड़ता है, अंधविश्वास के खिलाफ जोड़ता है, सामाजिक आंदोलन से जोड़ता है, तो हमको उसका पूरा पूरा स्वागत करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर, कालाराम मंदिर का आंदोलन, चौदार का तालाब का आंदोलन और मनुस्मृति का दहन। मनुस्मृति का दहन सहस्त्रबुद्धे के हाथ से। और उस समय बाबा साहब ने क्या सोचा होगा? बाबा साहब ने सोचा होगा मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। राइट रॉन्ग। मनुस्मृति ऊंच नीच की बात करती है और संविधान बराबरी की बात करती है। किसकी बराबरी? स्त्री पुरुष की बराबरी? यस नो? दलित सवर्ण की बराबरी? हिंदू मुसलमान की बराबरी? हिंदू बौद्ध की बराबरी? यस।
तो एक तरफ बाबा साहब के ये सिद्धांत, अब थोड़ा सा और यहाँ मैं गांधी को ले आता, क्योंकि आजकल मुझे बहुत दुख होता है कई अपने आप को जो अम्बेडकरवादी मानते हैं, उनका सबसे बड़ा धर्म हो गया है महात्मा गांधी को गांधी देना, महात्मा गांधी की आलोचना करना। दो घटनाएं मैं बताता हूँ, तीन घटनाएं बताना चाहता हूँ। बताइए महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे। वो कौन से राष्ट्र में विश्वास रखता था? अगर वो हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखता था तो मुस्लिम राष्ट्र में विश्वास करने वाले जिन्ना को उसने क्यों नहीं मारा? पॉइंट है, पॉइंट है, सोचिए। ठीक है, महात्मा गांधी पर ये पहला हमला था क्या? महात्मा गांधी पे पांचवा हमला था। पहला हमला कब हुआ महात्मा गांधी पे? 1934 में क्या हुआ? 1932 में पूना पैक्ट साइन किया। उसकी बहुत लोग आलोचना करते हैं, पूरा समर्थन मैं भी नहीं करता, पर उस पैक्ट के कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन गांधी में आया। गांधी ने देखा अंबेडकर ये इस कास्ट से आते हैं, दलितों का कितना बुरा हाल है। गांधी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने जीवन का बाकी भाग छुआछूत के विरोध में लगाऊंगा। और इसके चलते उन्होंने क्या किया, दो घटनाएं बता देता हूँ। उनका साबरमती का आश्रम था, साबरमती के आश्रम में उन्होंने एक दलित परिवार को प्रश्रय दिया। सब लोग उनके खिलाफ हो गए, चंदा आना बंद हो गया। मैं कल अविनाश जी से पूछ रहा था भी आपके चंदे का क्या हाल है? बोले हाल तो बुरा है। मैंने कहा ठीक है, चंदे का हाल तो हर जगह बुरा होता है, पर महात्मा गांधी का इतना बुरा हाल हो गया कि आश्रम बंद होने पे आ गया। तो फिर उनकी पत्नी तक ने बोला कि मैं इस आश्रम में नहीं रहूंगी, हर लीजिए। आश्रम के सब लोगों ने बोला हमको नहीं रहना है। गांधी ने कहा आप जाओ, जाना है तो जाओ, पर ये दलित परिवार मेरे आश्रम में रहेगा। और फॉर्चुनेटली आश्रम बंद होने वाला था, उसके एक दिन पहले एक चमचमाती गाड़ी में अहमदाबाद का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कपड़े की मिल वाला आया, गांधी जी को मिला। और उसने बोला मुझे महात्मा गांधी को मिलना है। तो गांधी आए, बोले आपको आश्रम चलाने के लिए एक साल कितना पैसा लगता है? गांधी ने हिसाब किताब करके बताया। कल अविनाश जी भी मुझे बता रहे थे अंधश्रद्धा आंदोलन को पर चलाने के कितना पैसा लगता है, उसमें भी आप थोड़ा योगदान दिया कि जब मुझे खुशी होगी। गांधी ने बताया मुझे इतना पैसा लगता है, वो चला गया। महात्मा गांधी ने कहा होगा भाई ऐसा कोई ऐसी आलतू फालतू आदमी आया। दूसरे दिन वो आदमी फिर से आया पैसे की थैली लेकर। जितना पैसा एक साल के लिए लगता था उससे दुगना पैसा वो देकर महात्मा गांधी को गया। उसका नाम था सारा भाई, जिसके नाम पे आज स्पेस रिसर्च सेंटर विक्रम साराभाई सेंटर चलता है। ठीक, थोड़ी सी खुशी तो मुझे इस बात की होती है कि ऐसे लोग समाज में हैं जो खुद सवर्ण हैं पर ऐसे विचारों का समर्थन करते हैं। फिर दो घटनाएं और बताता हूं। अब देश में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत विविधतापूर्ण देश है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सवर्ण हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। तो उसमें इंटरिम गवर्नमेंट बनी जवाहरलाल नेहरू, उसके खिलाफ भी बहुत सारे आपको आते होंगे वीडियो है। जवाहरलाल नेहरू के पिता तो मुसलमान थे, अभी तो बोले महात्मा गांधी के पिता भी मुसलमान थे। अब इनसे उनके विचारों का विरोध तो होता नहीं, तो पर्सनल लाइफ में कीचड़ उठाने की कोशिश करने का। राजनीति देखो उनकी कितनी चालाक है। मैं 50-60 साल पहले भी सुनता था वो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अफवाह उड़ाते थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू का वो एडविना माउंटबेटन के साथ इस चक्कर था, उनको चक्कर में ज्यादा इंटरेस्ट है। महात्मा गांधी ने जो यूनिवर्सिटी बनाई, IITs बनाए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी महात्मा गांधी पर आ गए कि महात्मा गांधी के पिता ऐसे थे वैसे नहीं। ये उनकी राजनीति का लेवल है। कचरा, कीचड़ उछालना, कीचड़ में रहना, समाज को कीचड़ की तरफ धकेलना। और खैर गांधी जी की दो घटनाएं मुझे याद आती हैं, आपको बताऊंगा। तो जवाहरलाल नेहरू इंटरिम के प्राइम मिनिस्टर बने, पर नेहरू और पटेल इनकी जो जोड़ी थी, अपने जो शोले फिल्म है ना, जय और वीरू, वैसी जोड़ी थी। मैं उनको कम करके नहीं बता रहा, पर उनकी अंदर की दोस्ती बहुत गहरी थी। विचारों में मतभेद था, कोई भी दो लोग एक सदी के विचार के हो सकते हैं क्या? एग्जैक्टली। अब अविनाश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
मेरे उनसे कई बार मतभेद हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं, फिर भी एक हमारा उद्देश्य बराबर है, समाज में समता की तरफ संघर्ष हो, अंधविश्वास दूर हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, इसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है। सरदार पटेल और नेहरू में क्या कॉमन बात थी कि हमको एक ऐसा देश बनाना है जहां भारतीय संविधान चल सके। नेहरू ने कैबिनेट की लिस्ट बनाई, लिस्ट का अप्रूवल किससे होगा? इंग्लैंड से नहीं होगा, कहां से होगा? महात्मा गांधी। गांधी के पास गए, बापू मैंने कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाई है, जिसको आप जरा देख लो। बापू बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट बनाई है, मेरे को नहीं देखना, मेरे को एक ही सवाल का जवाब दो, इसमें अंबेडकर का नाम है कि नहीं? कहते हैं अंबेडकर का नाम तो है। बोले लिस्ट अप्रूव, आप जैसा करना करो। कौन कह रहे हैं? गांधी, जिसके नाम पर आज अंबेडकर और इनके बीच में तफावत की जाती है। फिर नेहरू का दूसरा सवाल, कभी वो कोई बड़ा सवाल आया पटेल के सामने, नेहरू के सामने, कहाँ जाते थे? गांधी के पास। तो दूसरा सवाल आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी कौन करेगा? तो नेहरू फिर से अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं, बाप के पास पहुंच जाते हैं, बापू के पास पहुंच जाते हैं, गांधी के पास पहुंच जाते हैं। बोले बापू, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बताइए इसके लिए कौन उचित रहेगा? गांधी सोचते भी नहीं, तुरंत मुंह से निकलता है, इसके लिए अंबेडकर ठीक रहेंगे। थोड़ी सी तालीम मैं इस बात को दूंगा। जिस गांधी और अंबेडकर के नाम पे आज इतनी नफरत फैलाई जाती है, ये मेरे महात्मा गांधी और ये मेरे ही अंबेडकर। अलग अलग, गांधी का उद्देश्य था देश को आजादी दिलाना, अंबेडकर का उद्देश्य था पूरी समता के लिए 100% बिना कॉम्प्रोमाइज के संघर्ष करना। दोनों अपनी अपनी जगह पे हमारे बहुत आदर्श व्यक्ति के रूप में है। तो भारतीय संविधान ये जो आया, अब भारतीय संविधान आने के बाद भारतीय संविधान में 4 चीजों को याद रखिएगा, ये सबके लिए जरूरी है। पहला वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। कौन? हम हिंदू, हम मुसलमान, हम क्रिश्चियन, हम बौद्ध नहीं, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं। ये संविधान ऊपर से नहीं आया, ये ईश्वर कृत्य नहीं है। जैसे कहते थे ये वेद ईश्वर कृत्य है, तो चारवाक ने चैलेंज किया, कहा ईश्वर कृत्य है तो समाज से आया, तो ब्राह्मणों ने उसको बहिष्कृत कर दिया, अरे ये तो नास्तिक है। ऐसे नास्तिक लोग अगले जन्म में सियार बनेंगे। पता नहीं सियार का सॉल्यूशन ब्राह्मणों ने कैसे किया, उनकी बड़ी चालाकी रहती है। ब्राह्मणवाद, सॉरी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद। तो चारवाक का वो हुआ। तो यहाँ याद रखिए, संविधान की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो हमको स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय देगा। इससे ऊपर खुले समाज में हो ही नहीं सकते। अब उस समय विरोध किसने किया? संविधान आया तो जो मैं बता रहा था ना, खाप की चड्डी, उनका एक मुखपत्र है, वो कभी किसी को अपना बोलते नहीं है, पर वो सब काम चलता रहता है। गोडसे ने गांधी कहते हैं कि बोले गोडसे कौन था, हमको तो पता ही नहीं, आया होगा चला गया होगा। यानी कोई भी अपराधी रहा या कोई भी किसी चीज से जिम्मेदारी नहीं लेना, वो वेरी क्लेवरली। तो ऑर्गेनाइजर नाम का एक मुखपत्र है उनका, मुखपत्र मतलब अनऑफिशियल। उसने लिखा, ये भारतीय संविधान हम हिंदुओं को कभी मंजूर नहीं होगा। क्यों? 2 कारण। नंबर 1, इसमें 3 रंग का झंडा है, 3 रंग का झंडा है, और हिंदुओं में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम। और नंबर 2, इसमें कोई मनुस्मृति का उल्लेख नहीं है। विरोध किस कारण से किया? इस कारण से नहीं किया कि ये आधुनिक है, ये महान है और इसमें ये चीजें, विरोध किया कि इसमें मनुस्मृति के मूल्यों का उल्लेख नहीं। अब वो बात तो पिछले 30-40 साल में जिस प्रकार से भारत में परिवर्तन हुए, औद्योगिकीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, IITs बनी, यूनिवर्सिटीज बनी, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट बने, अभी वो चंद्रयान गया था ना, चंद्रयान, इसरो का फाउंडेशन किया, PRC एटॉमिक रिसर्च का भी फाउंडेशन किया। ये सब नेहरू के जमाने में हुआ। आज तो ऐसा हाल है कि सब कोई भी गलती हुई तो बोलते तो नेहरू के कारण है, और मैं मजाक नहीं कर रहा। उस दिन मेरे को इतनी हंसी आई कि मेरी पत्नी बेहोश हो गई।
क्यों हंसी आई? मैंने पढ़ा, बोले मणिपुर का जो प्रॉब्लम है वो नेहरू के कारण है। मैंने कहा वेरी गुड। और फिर उसके पहले तो ऐसा तक बोल सकते मजाक में कि कभी हमारे प्रधानमंत्री को छींक या खांसी आ गई, बोले नेहरू के कारण ही है। और उसका एक कार्टून बहुत अच्छा आया था, आपको पता होगा ना, अपने प्रधानमंत्री घंटों घंटों बोलते हैं, सवाल नहीं लेते, सवाल का जवाब नहीं देते, घंटों घंटों बोलते हैं। तो एक दिन वो बोल रहे थे, तो बोलना अचानक बंद हो गया, बोलना बंद हो गया। तो पता चला वो टेलीप्रॉम्प्टर होता है ना नीचे, टेलीप्रॉम्प्टर वो बंद हो गया था। तो कार्टूनिस्ट ने बनाया कि टेलीप्रॉम्प्टर नेहरू ने बंद किया है, तो वहां से ये सब करने चालू। नेहरू को सब चीजों के लिए दोष देते हैं, पर बताइए दोस्तों, आज जो आधारशिला नेहरू ने रखी उसके कारण हमारे लोगों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट में रिजर्वेशन, औरतों की परिस्थिति में सुधार, ये सब उसी आधार पर हुआ है। तो मनुस्मृति का अगर मैं कहूँ तो भारत को पीछे ढकेलने का रास्ता है, और संविधान में कहूँ तो भारत को प्रगति की तरफ, बराबरी की तरफ ले जाने का रास्ता है। अब हमको तो स्वीकृत हो गया, हमको तो अच्छा लगता है, पर अब उसको तोड़ना कैसे? तो उसको तोड़ने की उन्होंने एक और राजनीति की। बोले हमारी महान परंपराएं जो थी, संविधान उनसे मेल नहीं खाता। सिविलाइजेशन, संस्कृति, सब ये आजकल लेटेस्ट उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हर जगह बन जाते हैं। तो आजकल क्या कह रहे हैं, ये संविधान क्या है? हमारा जो महान गौरवमय परंपराएं हैं। कौन सी परंपरा भाई? गौतम बुद्ध की नहीं, चारवाक की नहीं, भगवान महावीर की नहीं, बिरसा मुंडा की नहीं। बिरसा मुंडा को प्रणाम करते हैं, पर बिरसा मुंडा की परंपरा से उनको कोई लेना देना नहीं है। सबसे चालाक काम यह है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मुंह पे रखेंगे बिरसा मुंडा और पॉलिसी देंगे जिससे मणिपुर हो। मुंह में रखेंगे स्त्रियों के लिए आदर की बात, जहां स्त्री की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं, ये वेद का वाक्य है। और स्त्री की पूजा के हो क्या होगा? गुजरात के दंगों में क्या हुआ, आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है, मणिपुर में क्या होता है, ये यानी दो मुहावत, मुंह में राम बगल में चुने, ये उनका एक जो स्टाइल है। तो आजकल इनके बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये बोल रहे हैं कि भारतीय सिविलाइजेशन बहुत महान, और ये संविधान उसके सामने आप उसको क्यों महत्व दे रहे हो? भारतीय परंपराओं पर आओ। तो भारतीय परंपरा में किसको सामने रखते हो? ख्याल कीजिए, छुपे रूप से मनुस्मृति को सामने रखते हैं। चारवाक को सामने रखे तो मुझे खुशी होगी। अब भारतीय परंपरा को कैसे देख रहे हैं तो जरा देख लीजिएगा। भारतीय परंपरा को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका है ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जो भारतीय परंपरा को मनु के आधार पे, जन्मजात ऊंच नीच के आधार पे, जाति व्यवस्था के आधार पे, छुआछूत के आधार पे देखता है। और दूसरी परंपरा वो है, दूसरी तरीका वो है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा। अब यहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या लिखा वो बताने के पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा इतिहास की किताब है, पढ़ना मुश्किल होगा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे एक 50 एपिसोड का सीरियल बना हुआ है। वो सीरियल है श्याम बेनेगल का। पूरा भारत का इतिहास बेहतरीन तरीके से वैदिक टाइम से, चारवाक, बुद्ध, जैन, अकबर, आजादी का आंदोलन जितना था उतना सब इसमें हुआ है। तो नेहरू क्या कहते हैं? नेहरू कहते हैं ये एक बड़ा बोर्ड था, बोर्ड जिस पर एक के बाद एक परंपराएं आती गई, पुरानी परंपराएं चलती रही, नई परंपराएं यहाँ मिलती गई। तो नेहरू बात कर रहे हैं मेल जोल की बात, पुराने और नए का मिश्रण जो अच्छा है वो आगे चलता जाए। तो इसी बात पे मैं और ये बता दूं, इसमें मैंने एक बार आपको याद है, मैं अभी क्या बताया था, एक इधर के लोग कौन थे? भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी। इधर के लोग कौन थे? जिन्ना, सावरकर, आरएसएस। इन दोनों का मूलभूत फर्क समझा के मैं थोड़ा आगे निवेदन करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मूलभूत फर्क यह है
कि इधर अगर देखेंगे तो अंबेडकर को केंद्रीय स्थान पर रखना पड़ेगा। अंबेडकर ने, मैंने आपको बताया, मनुस्मृति जलाई, संविधान बनाया, करेक्ट। और एक के सुदर्शन नाम के आरएसएस के सरल संघ चालक थे। सन 2000 में उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। ख्याल कीजिएगा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये विदेशी मूल्य है कि पूरी मानवता के मूल्य हैं? पूरी मानवता के मूल्य। और हाँ, एक बात मुझे लगती है कि अपने ये जो सुदर्शन है, एक बात उनकी सच है, कुछ चीजें देशी विदेशी होती हैं, वो शाम को कोई है ना, उसके सिवा कोई देशी विदेशी नहीं होता। मानवता के मूल्य देशी विदेशी नहीं होते हैं। तो बोले भारतीय संविधान के मूल्य विदेशी मूल्य पे बने हैं, इसको फेंक दो और ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म पे बनाओ। अम्बेडकर क्या कहते हैं? मनुस्मृति को जलाओ, भारतीय संविधान को लाओ। तो आज हमारे सामने आपने जो टॉपिक रखा बहुत अच्छा है, चुनौती है। अगर हमको आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखना है, हमारे संविधान में उसका प्रावधान है। अगर हमको अपने अधिकारों को लेकर समाज की प्रगति करना है तो भारतीय संविधान का रास्ता है। और जो राजनीति आपके बीच में वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के रूप में, बजरंग दल के रूप में आ रही है, वो पुराने मूल्यों को समाज में स्थापित करना चाहती है। इसलिए मेरा निवेदन क्या है? निवेदन यह है कि ये आज का जो बड़ा खतरनाक संगठन है, इसने हजारों प्रचारक, लाखों स्वयंसेवक खड़े किए हैं जो घर घर जाकर प्रचार करते हैं प्राचीन भारत कितना महान था और आज अभी कितना खराब चल रहा है संविधान के आधार पे। हर एक चीज में वो झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कभी उड़ीसा में उन्होंने कंध और पाणो ये दो प्रकार के आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगाया। मणिपुर में अभी आदिवासी और मैतेई के बीच में झगड़ा लगाया। तो ये एक प्रकार की राजनीति है और उसका मुकाबला करने के लिए आप जो भी करते हैं मैं उसका स्वागत करता हूँ। आज की जैसी मीटिंग्स होना चाहिए, पर ये मीटिंग से ही खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कल आप आंदोलन कर रहे हैं, अच्छे मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पर मेरा एक और रिक्वेस्ट ये है कि हम अपने मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में सही मूल्यों के प्रचार के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे कम्युनिटी सेंटर अभी सवेरे में मुझे जहाँ खाना खिलाया, ऐसे सेंटर्स जहाँ भी हैं, हमने 15 दिन में, महीने में एक बार मिलना चाहिए, लोगों को जमा करना चाहिए। और जो हमारे पास अच्छी फिल्में हैं, अच्छे वीडियोस हैं, जो देश की एकता के बारे में बात करते हैं, दलित अधिकारों के बारे में बात करते हैं, स्त्री अधिकारों के बारे में बात करते हैं। स्त्री अधिकारों के बारे में एक बहुत अच्छी फिल्म है, फादर सन एंड द होली वॉर, मेरे दोस्त आनंद पटवर्धन की है। फख्र से मेरी भी छाती 2 इंच फूल जाती है जब मैं आनंद पटवर्धन का नाम लेता हूँ। फादर सन एंड द होली वॉर स्त्रियों के अधिकार पे है, दलितों के अधिकार पे एक फिल्म है जय भीम कॉमरेड। ऐसी बहुत सारी उनकी फिल्में हैं और YouTube वीडियोस अभी इसमें ऐड हो गए हैं। और माफ कीजिएगा खुद का नाम ले रहा हूँ, मेरा भी इसमें थोड़ा योगदान है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इन्हीं अधिकारों को लेकर, पर ये समाज के छोटे तबके तक हैं। एक बार मैं आनंद से बात कर रहा था, आनंद यार तुम्हारा ये नया जो एपिसोड सीरियल है रीजन विवेक, इसको कितने व्यूअर मिलेंगे, कितना उसका देखे गए? तो बोले हो गए 5-6 लाख हो गए। मैंने कहा वेरी गुड यार। तो आनंद ने मेरे को डांट दिया, 5-6 लाख से खुश हो रहे हो? बोले देश में लोग कितने हैं? 140 करोड़ और आप 5-6 लाख में खुश हो रहे हो? मैं रोज अपने सुबह शाम देखते रहता हूँ, ये मेरा वीडियो कितने तक पहुंचा? 3 लाख, वेरी गुड। 3000, वेरी बैड। पर 3 लाख से भी मैं खुश हो सकता हूँ क्या? ये चीज तो जगह जगह ले जाना चाहिए। कॉलेज में, स्कूल में, बस्ती में, कार्यक्रमों में ये चीज को ले जाना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी केवल अविनाश और हमारे यहाँ के बैठे हुए लोगों की नहीं है। जो भी हम लोग सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, अच्छा समाज चाहते हैं, अच्छी चेतना का निर्माण करना भी हमारा काम है। और वो चेतना के निर्माण के लिए लाइब्रेरी बनाएं, वीडियोस दिखाएं, फिल्में दिखाएं,
सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। पहले हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। नुक्कड़ नाटक के बदले अभी एक मेरे दोस्त हैं गुजरात के, चारुल भरवाड़ा विनय महाजन, वो एक बहुत अच्छा वीडियो है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ऐसे वीडियोस, ऐसे गाने हम लोगों तक ले जाएं और इसी के माध्यम से हम समाज में जो फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, मेलजोल, उसको जोड़ने की कोशिश करें। नहीं तो क्या होगा, लोग बंटवारा करते रहेंगे, वो मुसलमान खराब है, हम लोग चले उनको मारने, और उसको मारने से मुसलमान खैर मरेगा, पर वास्तव में उनका मतलब है हम अपने अधिकारों के बारे में न सोचे, नफरत में डूबे रहे, दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत करते रहे, हिंसा में उलझे रहे। और ये हमारे समाज का सबसे बड़ा रोग है। एक तरफ आदिवासियों को डायरेक्टली दबाना, दूसरा सांप्रदायिक हिंसा करवाना। अब सांप्रदायिक हिंसा आप बताइए होती है कि करवाई जाती है? कौन करवाएगा? जिसको इससे फायदा होगा। पिछले 30 साल में सांप्रदायिक हिंसा के कारण कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्यादा मजबूत हुई है? समझ गए? ये उनका तरीका है। उसको रोकना है तो हमको उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा। सबसे पहले समाज में जो गैर समझ है, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उसको दूर करने के लिए सामाजिक केंद्र बनाना पड़ेगा। इसके आधार पे समाज में सही विचार और उन सही विचारों के आधार पे लोगों में मेलजोल, अपने कार्यक्रम में दूसरों को जोड़ना, और तीसरा जो सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं उनका पूरा पूरा समर्थन। आदिवासी अधिकारों का आंदोलन है, उसमें हम तो हैं, दूसरों को भी जोड़ें। शाहीन बाग का आंदोलन था, वो केवल मुसलमानों के अधिकार के लिए नहीं था, हमारे संविधान के लिए था, उसमें भी हमको जुड़ना चाहिए। किसानों के अधिकार का आंदोलन था, उसमें भी हमको जुड़ना चाहिए। तो समाज जिंदा रहता है, लोकतंत्र जिंदा रहता है अधिकारों के आंदोलन के कारण। एक चेतना का प्रसार, जैसे बाबा साहब कहते थे, शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा, सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन तीनों रास्तों पर आप आगे चलें तो भारतीय संविधान की रक्षा करके मनुस्मृति को हम दूर फेंक सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।